गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बीए सेकेंड ईयर का प्रश्न पत्र है उसका अध्ययन करेंगे। उसका पहला टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, कैसे हुआ, कैसी परिस्थितियां थी जिनमें भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। 16वीं सदी में भारत अपनी समृद्धि पर चरम पर था और इसी कारण से यूरोप के विभिन्न देश भारत में व्यापार करना चाहते थे। इसमें से एक प्रमुख देश था ब्रिटेन। ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 31 दिसंबर 1600 को उस कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई। वहाँ की जो साम्राज्ञी थी एलिजाबेथ, उन्होंने अंग्रेज व्यापारियों को इस कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इतनी प्रतियोगिता की गई, इतनी प्रगति की गई कि पुर्तगाली, डच और फ्रेंच व्यापारिक कंपनियों को पराजित कर उन्होंने अपना व्यापार स्थापित कर लिया। धीरे धीरे इस सुदृढ़ता के बाद इस कंपनी ने शक्ति राजनीति के खेल में भी अपने आप को स्थापित किया और 1850 ईस्वी तक भारत के बहुत बड़े भाग पर कंपनी का शासन स्थापित हो गया। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ, उसमें ब्रिटिश शासकों की शोषणपूर्ण नीतियों के कारण ब्रिटिशर्स को भी लगने लगा कि कंपनी के शासन का अब अंत कर देना चाहिए और उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात कंपनी के शासन का अंत करके और उसके शासन को अपने हाथ में ले लिया, अर्थात सत्ता हस्तांतरण किया और भारत के श्रेष्ठतर शासन हेतु कानून बनाए। इसी के परिणाम स्वरूप आप देखते हो कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ, जिसके विभिन्न कारण थे। प्रथम कारण तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम ही था, जिसमें भारतीयों को यह एहसास हुआ कि ब्रिटिशर्स अपनी शोषण की नीतियों में चरम सीमा को पार कर चुके हैं। उन्होंने देखा कि ब्रिटिश शासन ने बहुत अधिक दमन किया, गांव के गांव जला दिए और अपने कैदियों की कोई न्यायिक कार्रवाई नहीं की। ऐसे में ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष उत्पन्न होना स्वाभाविक था। द्वितीय कारण में हम देखते हैं धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण भारत में प्रारंभ हुआ। हमने देखा कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना 1828 में की गई, साथ ही में दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज, जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में की गई। ये संस्थाएं ऐसी थी जिन्होंने आम जन के अंदर धार्मिक और राष्ट्रीय नवजागरण का प्रारंभ किया। दो की ओर लौटो नारा हमारी संस्कृति को स्थापित करने के लिए और हमारी संस्कृति के महत्व को बताने के लिए बहुत कारगर सिद्ध हुआ। द्वितीय यदि हम देखते हैं, अगला जो राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का कारण है वो ब्रिटिश की शोषणपरक नीतियां हैं। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे कर लगाए, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, ऐसी विशेषताएं, ऐसे कर लगाए गए, ऐसी व्यवस्थाएं की गई जिनके माध्यम से भारतीयों का शोषण हुआ और भारतीयों के हित में कार्य न करने के कारण एक असंतोष उपजा। अगले कारण के रूप में यदि हम देखें तो पाश्चात्य शिक्षा का जो विकास हुआ, विभिन्न संसाधनों का, यातायात के साधनों का जो विकास हुआ, उसने भी भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कार्य किया।
पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से हमने अन्य देशों की शिक्षा का अध्ययन किया, अन्य देशों में चल रही विभिन्न गतिविधियों का अध्ययन किया। साथ ही में हमने देखा कि ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ यातायात के साधनों का प्रचार प्रसार किया, विस्तार किया, जैसे रेलवे हैं। साहित्य का विकास यहाँ हुआ, पत्रकारिता का यहाँ विकास हुआ, विभिन्न साहित्य का सृजन हुआ और इन साहित्य के सृजन के माध्यम से क्रांतिकारी विचार भी आए। क्रांतिकारी विचारों के माध्यम से जनता में जागरूकता बढ़ी और उस जागरूकता के परिणाम स्वरूप राष्ट्रवाद का उदय हुआ। एक कारण हम आर्थिक असंतोष का भी इसमें ले सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने आर्थिक रूप से भारत का बहुत दमन किया। वह भारत जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, उसका धन ले जाकर और अपने देश में उन्होंने स्थापित किया। आर्थिक असंतोष में आगे की क्लासेस में हम देखेंगे कि किस तरह दादा भाई नौरोजी ने भी ड्रेन थ्योरी दी है, आर्थिक शोषण का सिद्धांत दिया है, जिसमें कि हम देखते हैं कि भारत के धन को और दूसरे देश में ले जाया गया था। ऐसी विभिन्न नीतियाँ थी। अगला यदि हम राष्ट्रवाद का कारण देखें तो उसमें मुख्य कारण आता है लॉर्ड लिटन की दमनात्मक नीति। लॉर्ड लिटन जो वायसराय बने थे, उन्होंने कई ऐसी नीतियाँ प्रतिपादित की जिसके माध्यम से भारतीयों के आत्मसम्मान को चोट पहुँची और साथ ही में उनमें असंतोष का गहरा भाव उत्पन्न हुआ। उसमें एक प्रमुख है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में हम देखते हैं कि भारतीय भाषाओं के जो पत्र पत्रिकाएं थी उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ऐसी स्थिति में भारतीयों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए कोई माध्यम शेष नहीं रहा और इस प्रतिबंध ने उनके द्वारा किया गया ये दमन प्रबल विरोध का कारण सिद्ध हुआ। आगे जो हम देखते हैं उसमें हम देखते हैं कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लॉर्ड लिटन के बाद लॉर्ड रिपन आए। उन्होंने 1883 में एक इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में बिल आया गया था 1873 में। इससे पूर्व जो हम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की बात कर रहे हैं वो 1878 की घटना थी। ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें अक्सर पूछा जाता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस सन में आया और इसमें क्या विशेष घटना थी। इल्बर्ट बिल जो है वो 1883 का है, जिसमें भारतीय जजों को अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे सुनने का अधिकार देने का प्रस्ताव था, परंतु इस बिल के प्रस्तुत होने पर अंग्रेजों ने इसका विरोध किया और संगठित रूप में विरोध प्रारंभ कर दिया। तो इसने भी भारतीयों को अपने आप को दोयम दर्जे का अंग्रेजों ने भारतीयों को दोयम दर्जे का सिद्ध करने की कोशिश की और भारतीयों में एक असंतोष की भावना व्याप्त हुई। ऐसी स्थिति में जबकि भारत में समस्त जगह विरोध प्रतिपादित हो रहा था, विरोध स्थापित हो रहा था, वहाँ पर लॉर्ड डफरिन के प्रयासों से, कुछ भारतीय लोगों के प्रयासों से 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की, एक संगठन की स्थापना की जो कि इन सभी परिस्थितियों में एक सेतु का कार्य कर सके। 28 दिसंबर 1885 को स्थापित होने वाला इस संगठन के प्रति लोगों की विभिन्न धारणाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सेफ्टी वाल्व के रूप में स्थापित हुआ क्योंकि उस वक्त अंग्रेजों के प्रति घोर विरोध था और अंग्रेजों ने इस संस्था को अपने खिलाफ एक सेफ्टी वाल्व के रूप में कार्य में लिया, अर्थात अपने प्रति जो विरोध हो रहा था उसको समाप्त करने के लिए या उसको दबाने के लिए, दमन करने के लिए एक कांग्रेस की स्थापना की गई। ये एक अवधारणा है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य बात नहीं है क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय संगठन था
जब हम देखते हैं कि इसकी स्थापना के समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, उन्होंने इसकी सहायता में महत्वपूर्ण योगदान दिया था इसकी स्थापना में। और हम ये भी देखते हैं कि ये हमारे लिए राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक है, क्योंकि इसकी प्रथम जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी, जिन्होंने कि ईसाई धर्म अपना लिया था। द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, जो स्वयं एक पारसी थे। तृतीय अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, जो कि मुस्लिम थे। और चौथे और पांचवें अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूल और विलियम वेडरबर्न ने की थी। तो जिस तरह हम देखते हैं कि विभिन्न लोगों ने इसकी अध्यक्षता की थी, तो यह एक तरह से संगठन राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने वाला भी सिद्ध होता है। और मात्र ये कहना कि ये एक सेफ्टी वाल्व के रूप में है, ये भी कुछ लोग इसकी आलोचना करते हैं। लेकिन भारतीय लोगों की दृष्टि से यदि हम देखें तो कांग्रेस की स्थापना का जो मुख्य कार्य था वो ब्रिटिशर्स लोगों को भारतीयों के विरोध से बचाना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ये था कि इस संस्था के संस्थापक ब्रिटिश साम्राज्य की संकटों से रक्षा करना और उसको टूटने से बचाना चाहते थे। और कहा भी जाता है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी। इसमें विभिन्न मत हैं। कांग्रेस के जो मुख्य कार्य थे, जो मुख्य उद्देश्य थे, उनमें साम्राज्य के विभिन्न भागों में देश के लिए कार्य करना, समस्त देशवासियों में वंश, धर्म और प्रांत संबंधित जो नकारात्मक संस्कार हैं उन्हें मिटाना, राष्ट्रीय एकता की स्थापना करना, भारत के शिक्षित लोगों में विभिन्न विषयों पर चर्चा करना, ये सम्मिलित थे। ये ठीक है कि कांग्रेस की स्थापना को लेकर विभिन्न वाद और मत प्रचलित हैं, किंतु हम देखते हैं कि इसकी स्थापना ने भारतीयों में एकता को प्रतिपादित किया और एक ऐसा स्थान, एक ऐसी संस्था हमें प्रदान की जिससे कि भारतीय एक मत हो सके। उन्हें एक मंच दिया गया जिस मंच पर वो अपने विचार रख सके, अपनी चर्चा कर सके, एक ऐसा मंच जिस पर आपस में बैठकर भविष्य के प्रति योजनाएं बनाई जा सके। इस दृष्टि से यदि हम देखें तो कांग्रेस की स्थापना भारत की स्वतंत्रता की ओर एक सकारात्मक कदम था, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय संगठन सिद्ध हुई। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पूर्व और कोई संगठन नहीं थे, कांग्रेस के पूर्व भी कुछ संगठन थे, जैसे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडिया लीग, इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और महाजन सभा। ये सभी कांग्रेस की स्थापना के पूर्व कार्य कर रहे थे, किंतु कांग्रेस की स्थापना का कार्य या विचारों या संगठन की दृष्टि से ये इतने अधिक सफल नहीं हो पाए जितना कि कांग्रेस भविष्य में सफल हो पाई। ये सब कांग्रेस की स्थापना के प्रति पूर्ववर्ती कदम थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के विभिन्न कारण रहे और अंत में वो एक कांग्रेस की राष्ट्रीय संस्था के रूप में स्थापना पर आकर ठहरे, जहाँ से हम आगे का अध्ययन भी जारी रखेंगे। आगे के टॉपिक के लिए हम कल की क्लास लेंगे, जिसमें हम उदारवादी राष्ट्रवाद के प्रति चर्चा करेंगे। आज आप हमारे साथ बने रहें, उसके लिए धन्यवाद।